Hello everyone, myself Sangeeta Khare. So how is your study going on? I hope you are doing well. And since yesterday we have started to upload video lectures of physical education as well. So it will going to definitely going to help you. In the previous lecture, I think you all have gone through that categorical preposition lecture. अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई सजेस्ट फर्स्ट गो in the playlist and do watch that video first. That going to help you more to understand this distribution of terms in categorical preposition, because without knowing what is categorical preposition you can't move for the distribution of terms. जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि a क्या है, e क्या है, i क्या है, o क्या है, how they are denoting, इनका वैल्यू क्या है, subaltern क्या है, contrary क्या है, contradictory क्या है, सब contrary क्या है, आपको इसका सिलोजिज्म में जो एप्लीकेशन करना है, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे सिलोजिज्म के, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म रहेगा, कंक्लूजन कैसे ड्रॉ होगा, कैसे पेयर इनका बनेगा, किस सिचुएशन में कंक्लूजन ड्रॉ होगा, किस में नहीं होगा, मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, मेजर प्रेमिस क्या है, माइनर प्रेमिस क्या है, ये सब देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को पहले देखें. एंड दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू because nowhere has been explained in this way. I have collected matter for you और ये एक अकेला ये टेबल आपको will help you कि आपका कंक्लूजन किस कंडीशन में होगा, कौन सा स्टेटमेंट रहेगा, किसका ग्रुपिंग रहेगा, कैसा इनका पेयरिंग रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सबको समझने में बहुत हेल्प करेगा. तो आई सजेस्ट कि पहले आप उस वीडियो को देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और देयर इज नो कमेंट. आप अगर फीडबैक में कमेंट ड्रॉप नहीं करेंगे, वी विल नॉट कम टू न्यू कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है या कितना इफेक्टिव हुआ है, एक्चुअली आपने वीडियो देखा है या नहीं देखा है. एग्जाम डिले हो रहा है डेट बार बार, बट इट डजेंट मीन अगर आपने इस टाइम पर रोक दिया अपनी स्टडी को तो आप नहीं पढ़ पाएंगे. आपको अपनी कंटिन्यूअस स्टडी को उसी फ्लो में रखना पड़ेगा, ये मानकर कि एग्जाम हमारा बहुत नियर है. और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होता है जहां से आप 100% अच्छे मार्क्स स्कोर करके नेट के अलावा जीआरएफ की तरफ मूव कर सकते हो. तो सजेस्ट करती हूँ कि इस यूनिट के सारे वीडियोज को इसलिए मैंने पहले लिया सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. और आपको अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके आपके डाउट क्लियर कर सकें. या फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं या जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं उनके लिए भी मैं अलग से उनको समझाने की कोशिश करूंगी. बट आपको वो सारी वीडियो एक लिंक में जा रहे हैं, सीक्वेंस में हैं, तो आप पहले उन वीडियो को देखें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे आई हैव टेकन टॉपिक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स इन कैटेगरिकल प्रोपोजिशन. डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे. जब हम कोई बात बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ऑल द टीचर्स आर इंटेलिजेंट, तो जो इंटेलिजेंस इसमें ऑल द टीचर्स क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ. इंटेलिजेंट क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ. तो जो ऑल एसआरपी जैसे यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, यूनिवर्सल एफर्मेटिव का मीन्स होता है ए से डिनोट किया जाता है, ये सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है. प्रेडिकेट इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. इसका फॉर्मेट क्या रहता है कि ऑल एसआरपी, सारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं. इसका मतलब मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बोला कि ऑल द टीचर्स आर इंटेलिजेंट, तो हियर ऑल द टीचर्स सब्जेक्ट है और इंटेलिजेंट क्या है, प्रेडिकेट हुआ उसमें. और जो आर है बीच में वो क्या हुआ, जो मैंने आपको रीजनिंग के टर्म्स सिखाए थे, टर्मिनोलॉजी का जो वीडियो मैंने अपलोड किया, आर आपको यहाँ पर याद आ गया होगा, आप रिकॉल कर सकते हैं कि आर वहां पर कॉपुला है. तो इफ आई से कि ऑल द टीचर्स आर इंटेलिजेंट, तो हियर ऑल से स्टेटमेंट अगर स्टार्ट हुआ है और आपने कैटेगरिकल प्रीपोजिशन का वो लेक्चर देखा है तो आप समझ सकते हैं कि ऑल मीन्स ए, मतलब ए वाला है. तो ए बोल रहा है कि ऑल द टीचर्स आर इंटेलिजेंट, इट मीन्स ऑल द टीचर सब्जेक्ट हुआ, इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया. सारे टीचर्स क्या है, इंटेलिजेंट है. बट आप ये नहीं बोल सकते कि इंटेलिजेंट सारे टीचर हैं. आप जिन टीचर्स की बात कर रहे हैं, जिस क्लास ऑफ टीचर्स की बात कर रहे हैं, जिसको आप डिनोट कर रहे हैं, वो सारे इंटेलिजेंट हैं. ऑल एसआरपी हैं, सारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं, सारे प्रेडिकेट सब्जेक्ट नहीं है. आप रिवर्स में नहीं जा सकते. आप ये नहीं बोल सकते कि इंटेलिजेंट
आर ऑल द टीचर्स, क्योंकि इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है यहाँ पर। यूनिवर्सली जब सब्जेक्ट की जो एक क्वालिटी है, जो कैटेगरी है, वो पूरे प्रेडिकेट को डिनोट कर रही है, इसलिए जो यूनिवर्सल एफर्मेटिव होता है, आपकी जो कैटेगरी होती है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, वो ओनली सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। इसका मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर लिया है, जैसे ए टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। ए टाइप्स का मतलब यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ओके। ए टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, द सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, बट द प्रेडिकेट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, हो नहीं सकता है, बिकॉज ऑल द SRP है, सारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, ऑल द PRS नहीं है, सारे प्रेडिकेट सब्जेक्ट नहीं है, यू कांट गो इन रिवर्स। इसका एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे ऑल बॉयज आर डिसिप्लिन्ड। यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि ऑल द बॉयज आर डिसिप्लिन्ड, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, ऑल द बॉयज, लड़के, सारे लड़के, वो सब्जेक्ट हुआ। आर डिसिप्लिन्ड यहाँ पर प्रेडिकेट हुआ, राइट। तो आप जब हम यहाँ पर बोलेंगे बी कौन, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट प्रेडिकेट को नहीं कर सकते, हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि ऑल द डिसिप्लिन्ड आर बॉयज, हम ऐसा रिवर्स में नहीं बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्सल जो एफर्मेटिव वाली कैटेगरी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स सी यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो वो होता है ई। सबको मालूम है यूनिवर्सल एफर्मेटिव जो होता है वो ए होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब ई होता है, जिसको हम बोलते हैं नो, और ए किसको बोलते हैं, ऑल को। तो जब नो की बात करते हैं तो नो सब्जेक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है और प्रेडिकेट को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो नो वाली जो कैटेगरी है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, सबके दिमाग में आता है कि जब यूनिवर्सल एफर्मेटिव वाला है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है बट प्रेडिकेट को अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखता है, लेकिन जो यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब नो वाला जो है, जो ई से डिनोट होता है, वो सब्जेक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रेडिकेट को भी डिस्ट्रीब्यूटेड करता है। बिकॉज इसका जो फॉर्मेट देखेंगे हम कैसा है, वो नो SRP, मतलब नो टीचर्स आर इंटेलिजेंट, कोई भी टीचर इंटेलिजेंट नहीं है। यहाँ पर टीचर की पूरी जो क्लास है, सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें टीचर्स, इंटेलिजेंट क्या हुआ प्रेडिकेट। तो इसमें जो टीचर्स की जो कैटेगरी है, सब्जेक्ट की जो कैटेगरी है, वो पूरी की पूरी क्लास है ना, वो प्रेडिकेट से बाहर है। मतलब इंटेलिजेंट यहाँ पर प्रेडिकेट है, तो जो सब्जेक्ट कैटेगरी है वो होल क्लास इज आउट ऑफ द प्रेडिकेट क्लास, कोई भी टीचर इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब नो SRP। तो इसमें इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब्जेक्ट अपनी जगह है, प्रेडिकेट अपनी जगह है, यानी टीचर्स अलग है, इंटेलिजेंस अलग है, किसी का किसी से कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी टीचर इंटेलिजेंट नहीं है। तो जब टीचर इंटेलिजेंट नहीं है तो सब्जेक्ट क्लास पूरा सेपरेट है प्रेडिकेट क्लास से, तो इंडिविजुअली इसमें सब्जेक्ट अपनी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेडिकेट अपनी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मैंने एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पर कि इन ई टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन बोथ द टर्म्स, मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यस टेबल में भी मैंने लिखा है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है, नो मैन इज अ वुमेन, कोई भी मैन वुमेन नहीं है, मीन्स सब्जेक्ट यहाँ पर S और P लिखा है। S और P का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट होल क्लास, सब्जेक्ट इज आउटसाइड ऑफ द होल क्लास प्रेडिकेट, पूरा जो सब्जेक्ट का क्लास है वो एक्सक्लूड है, मतलब बाहर है, किससे, प्रेडिकेट से। नो मैन इज वुमेन, कोई भी मैन वुमेन नहीं है, मतलब मैन एक अलग कैटेगरी है, वुमेन एक अलग कैटेगरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैन अपनी जगह, सब्जेक्ट अपनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, वुमेन मतलब प्रेडिकेट अपनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, आई होप इसमें इतना क्लियर हो गया होगा। बिकॉज यूनिवर्सल नेगेटिव है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कोई रिलेशन नहीं रहता है, पूरी सब्जेक्ट की क्लास वो आउटसाइड रहती है कंप्लीट प्रेडिकेट क्लास से, इसलिए इसमें सब्जेक्ट अपनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रेडिकेट अपनी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है कैटेगरी है वो है पर्टिकुलर एफर्मेटिव की। पर्टिकुलर एफर्मेटिव मीन्स आई किससे डिनोट होता है, सम, SOME सम। पर्टिकुलर एफर्मेटिव मतलब आई मीन्स सम। इसमें क्या रहता है, इसमें सब्जेक्ट है जो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है
और प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। यानी पर्टिकुलरली कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या चाहिए होता है आपको कि सब्जेक्ट क्लास एटलीस्ट प्रेडिकेट क्लास पर, ऑब्जेक्ट पर, जो आपका प्रेडिकेट क्लास है उसको कम से कम, उसको अगर पूरा टारगेट कर पा रही है तो ही वो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। पार्सली कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। जैसे बोलते हैं इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, सम एसआरपी। कुछ सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं, कुछ प्रेडिकेट सब्जेक्ट हैं। यानी मैं बोलूं सम टीचर्स आर इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ टीचर इंटेलिजेंट्स हैं। तो सम टीचर सब्जेक्ट हो गया, इंटेलिजेंट प्रेडिकेट हो गया। जब मैं ये बात बोलती हूँ कि कुछ टीचर इंटेलिजेंट है, इसका मतलब हुआ कि कुछ टीचर इंटेलिजेंट नहीं है। तो जो पार्सली डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो इसमें ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एफर्मेटिव होते हुए भी इसमें जो हिडन रहता है वो पर्टिकुलर निगेटिव रहता है। जैसे मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ, आई रिपीट अगेन। अगर मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने पर्टिकुलर एफर्मेटिव का लेती हूँ कि सम टीचर्स आर इंटेलिजेंस, ओके, सम टीचर्स क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सम एसआरपी, प्रेडिकेट क्या पर हो गया, इंटेलिजेंट। जब मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ टीचर इंटेलिजेंट है तो मैं इनडायरेक्टली ये भी तो बोल रही हूँ कि कुछ टीचर्स इंटेलिजेंट नहीं है। तो जब पार्सली जब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कैसे हो सकता है, जो सब्जेक्ट क्लास है वो कंप्लीटली प्रेडिकेट क्लास पर डिनोट होनी चाहिए, जो नहीं है। यहाँ पर पार्सली डिनोटेशन है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से एक दो बार रीड करके आप मेरी स्टेटमेंट को बार बार सुने, उसके बाद इसको आप याद करें, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। अभी देखते हैं हम पर्टिकुलर नेगेटिव। जब हम पर्टिकुलर नेगेटिव की बात करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ओ। ओ का मतलब हुआ सम नॉट। यहाँ पर पर्टिकुलर एफर्मेटिव का मतलब था आई, आई मतलब सम, पर्टिकुलर नेगेटिव मतलब ओ, ओ मतलब सम नॉट। अब इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर नेगेटिव में सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है लेकिन प्रेडिकेट क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ऐसा क्यों रहता है, बिकॉज इसमें कुछ सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, सम एस आर नॉट पी, कुछ सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओ टाइप्स में क्या रहता है कि इन ओ टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन ओनली प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रेडिकेट क्यों डिस्ट्रीब्यूट रहता है इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्यों, क्योंकि सम एसओपी, एसओपी का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट आउटसाइड प्रेडिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि वन और मोर एस, यानी कि कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में से या तो एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट एटलीस्ट आर आउटसाइड ऑफ द होल क्लास ऑफ पी, प्रेडिकेट से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट। जब हम एक बात करते हैं कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, राइट, तो हम इंटेलिजेंस जो हमारा प्रेडिकेट है उससे सब्जेक्ट क्लास बाहर है, चाहे वो एक बच्चा इंटेलिजेंट ना हो या एक से ज्यादा ना हो। लेकिन एस ओ पी समझेंगे इसको, एस का मतलब सब्जेक्ट आउटसाइड, ओ का मतलब आउटसाइड, पी का मतलब प्रेडिकेट, मतलब कुछ सब्जेक्ट क्लास आउटसाइड है प्रेडिकेट क्लास से। इसका मतलब कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है। तो जो इंटेलिजेंट प्रेडिकेट है ना, तो मतलब इंटेलिजेंस से कुछ सब्जेक्ट बाहर हैं, यानी कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट, कुछ लड़के इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसमें जो इंटेलिजेंसी है, जो प्रेडिकेट इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा लेकिन सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बिकॉज कुछ बच्चे इंटेलिजेंस के केस से बाहर हैं। और जब तक ये पार्सली कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मान सकते। इसमें जो इंटेलिजेंस है वो प्रेडिकेट है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म होगा पर्टिकुलर नेगेटिव में, लेकिन सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इसका फॉर्मेट क्या रहता है, सम एस आर नॉट पी, कुछ सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है। आई होप आपको ये टेबल थोड़ा सा अभी आइडिया क्लियर हुआ रहेगा। आप इसको रीड करेंगे, यू हैव टू रीड इट वंस और ट्वाइस अंटिल यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट बिहाइंड इज टू नो द दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स इन कैटेगरिकल प्रपोजिशन। तो to understand this categorical proposition distribution you must have first know what is categorical proposition, A, E, I, O, what these actually are, how they are denote, what is their term, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके लिए वहां पर दिया है। पहले आप उसको देखेंगे फिर आप इसको समझेंगे कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड क्या क्या है। वंस आई विल रिपीट अगेन, यूनिवर्सल एफर्मेटिव ए डिस्ट्रीब्यूट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिवर्सल नेगेटिव में बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड,
and in a particular affirmative, subject is undistributed, predicate undistributed, so some S are P. Particular negative, subject undistributed but predicate distributed, so some S are not P. Let's proceed. आगे देखते हैं इसका application. Okay. We are starting with logic. Okay. In logic, we are required to deal with a particular type term that is called syllogism. It was introduced by Aristotle. Aristotle ने इसको introduce किया था. In syllogism, a conclusion has to be drawn from two propositions referred to as the premises. Syllogism में हमें conclusion निकालना होता है. टू प्रोपोजिशन दिए रहते हैं या स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन, उनको प्रेमिसेस भी बोलते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. इसको मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है. जैसे ऑल लोटस आर फ्लावर और फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल लोटस आर ब्यूटीफुल. हियर आर थ्री स्टेटमेंट्स आर हियर. Clearly the proposition 1 and 2 are the premises. First and second, these both are called premises. And the proposition 3, all lotus are beautiful, which follows from the first two proposition is called the conclusion. Here there are three statements. Out of these, first two are premises and the third one is called conclusion. Let's see. What is term? I have already explained, but I have taken it again to correlate it here. Yes, term. In logic, a term is a word or a combination of words. एक शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है, which by itself can be used as a subject or predicate of a proposition. So, syllogism is concerned with three terms. Major term, यहाँ पर आपको बहुत मतलब मालूम होना चाहिए, स्ट्रांगली आपको ये टर्म क्लियर होने चाहिए कि मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है. मेजर टर्म इट इज द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन एंड इज डिनोटेड बाय पी. जो प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन का वो मेजर टर्म कहलाता है. जैसे कि जो ब्यूटीफुल है यहाँ पर, वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो प्रेडिकेट है कंक्लूजन का ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका मेजर टर्म है. माइनर टर्म क्या है, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन मीन्स लोटस, ये आपका क्या हुआ, ये आपका माइनर टर्म हो गया एंड इट इज डिनोटेड बाय एस. मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म इज द टर्म कॉमन टू बोथ प्रेमिसेस. इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, फ्लावर. सो हियर इट इज फ्लावर इज द मिडिल टर्म एंड इट इज डिनोटेड बाय एम. So I am taking next slide to make you understand. I hope you got the clear term, major term, minor term and middle term. Okay, let's see the example. Next example, all dogs are animals. Tiger is a dog. Conclusion, tiger is an animal. Here animal is the predicate of the conclusion. Okay, so it is the major term. I have already told you the predicate of the conclusion is frame the major term. So animal is the predicate of the conclusion, so it is the major term and denoted by P. And tiger is the subject of the conclusion and so it is the minor term. Okay, minor term and denoted by S means subject. Dog is the term common to both. Dog इसमें common term है both the premises, so it is the middle term. Okay, अब देखेंगे हम major और minor premises. Again I am explaining here. Of the two premises, the major premise is that in which the middle term is the subject. यहाँ पर समझेंगे एक बार. Of the two premises, जब हमारे पास दो ऐसे premises होते हैं, उसमें जो major premise होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हो, इन इज दैट इन विच द मिडिल टर्म, जिसमें भी मिडिल टर्म सब्जेक्ट बन के आता है. पहले तो आप मिडिल टर्म आइडेंटिफाई करो. तो मिडिल टर्म क्या है इन दोनों स्टेटमेंट में, फर्स्ट और सेकंड दिया है, डॉग मिडिल टर्म है. तो जिस स्टेटमेंट में भी जिस भी प्रेमिसेस में डॉग सब्जेक्ट की मतलब मिडिल टर्म डॉग है यहाँ पर, तो मिडिल टर्म जहाँ पर सब्जेक्ट की जगह रहेगा जिस स्टेटमेंट में, वो आपका क्या रहता है, वो मेजर प्रेमिस रहता है. ध्यान रखेंगे. ओके, and the minor premise is that in which the middle term is the predicate. तो middle term dog था, dog predicate कौन से स्टेटमेंट में है, फर्स्ट में या सेकंड में, यहाँ पर dog predicate की जगह पर है, इसका मतलब ये minor premise है. और major premise कहाँ, ये dog है मिडिल टर्म, ये यहाँ सब्जेक्ट की जगह है, इसका मतलब ये major premise है. ये आपको ध्यान रखना है. अभी देखेंगे कि हम जब कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं तो ड्राइविंग फॉर द टू ड्राइव द कंक्लूजन देयर आर फिक्स रूल. कुछ रूल्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं.
ये हार्डली आपको किसी बुक्स में रहते हैं अवेलेबल, लेकिन समझने में क्योंकि हम इसका प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं करते हैं, मेजर माइनर टर्म का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है आपको एक प्रॉपर कंक्लूजन पर लाने पर। जो टेबल मैंने आपको बताया वो इवन कैटेगरिकल प्रीपोजिशन के उस डायग्राम को समझेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म को समझेंगे, एंड आप मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मेजर प्रेमिस, माइनर प्रेमिस, अगर इन सब टर्म को समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास में है, सबसे पहला तो आप ये कंडीशन समझ लीजिए, वेरी फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्ट्रांगली नो, आपको ये बिल्कुल लर्न कर लेना है, मगअप कर लो, आप इसको याद करो कि द कंक्लूजन डज नॉट कंटेन द मिडिल टर्म, कंक्लूजन में कभी भी मिडिल टर्म नहीं आता है। अगर आपको मिडिल टर्म दिख रहा है, जैसे आपके पास ऑप्शन में 2 कंक्लूजन दिए हैं, और अगर आपको पहले मिडिल टर्म क्या रहता है, पहले तो आप मिडिल टर्म आइडेंटिफाई करेंगे। मिडिल टर्म वो टर्म होता है जो कॉमन टर्म रहता है दोनों प्रेमिसेस में, मतलब यहाँ पर एक ही टर्म, मतलब कोई भी वर्ड रहेगा वो एक इसमें भी रहेगा, वो इसमें भी रहेगा, तो जो कॉमन टर्म रहता है उसको मिडिल टर्म बोलते हैं। बट मिडिल टर्म कभी भी प्रेडिकेट उसमें कंक्लूजन में नहीं आता है। अगर कंक्लूजन को जैसे 2 ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, तो जिस भी ऑप्शन में कंक्लूजन वाले में मिडिल टर्म दिया रहेगा उसको आप एलिमिनेट कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपके पास में जो रूल ऑफ एलिमिनेशन, इससे आपको आसान होगा, एक इजी हो जाएगा यहाँ से कि जिसमें भी मिडिल टर्म रहेगा उसको आपको ऑप्ट नहीं करना है, फिर आप दूसरे ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पर इसका एग्जांपल लिया है मैंने, ऑल मेन आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो गर्ल्स है वो मिडिल टर्म है, देखते हैं हम यहाँ पर, ऑल कंक्लूजन फर्स्ट बोलता है ऑल गर्ल्स आर मैन, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, दोनों में मिडिल टर्म गर्ल्स दिया है, इसलिए कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज कंक्लूजन डज नॉट कंटेन द मिडिल टर्म। तो यहाँ पर आपको डाइवर्ट करने के लिए दोनों कंक्लूजन में उन्होंने मिडिल टर्म दे दिया है, बट एज यू नो, आपको पता है, एक फिक्स रूल पता है कि मिडिल टर्म डज नॉट अपीयर इन कंक्लूजन, तो आप यहाँ पर आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, और आप यहाँ पर ऑप्शन ऑप्ट करेंगे कि नो कंक्लूजन गोइंग टू बी फॉलोड बिकॉज देयर इज मिडिल टर्म इन बोथ कंक्लूजन, सिंस बोथ द कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड कंटेन द मिडिल टर्म गर्ल्स, सो नीदर ऑफ देम कैन फॉलो, इसलिए इसमें से कोई भी कंक्लूजन नहीं फॉलो हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं रूल, नो टर्म कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन अनलेस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमिसेज। इसको समझेंगे, बहुत ध्यान से समझोगे कि कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है कंक्लूजन में अनलेस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमिसेज। टर्म की बात हम जब करते हैं, टर्म क्या होता है, टर्म 2 होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो कोई भी एक ऐसा टर्म यानी कि शब्द जो सब्जेक्ट की जगह या प्रेडिकेट की जगह किसी भी प्रेमिसेज में, स्टेटमेंट में नहीं आया है और वो डायरेक्टली कंक्लूजन में आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देख, लेट्स सी, जैसे यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल है, सम डॉग्स आर गोट्स, ऑल गोट्स आर काउज, ठीक है, सम डॉग्स आर गोट्स, ऑल गोट्स आर काउज, कंक्लूजन क्या होगा, ऑल काउज आर गोट्स, सेकेंड है सम डॉग्स आर काउज। अभी आपको देखेंगे यहाँ पर कंक्लूजन की बात करेंगे कि कंक्लूजन में कोई एक ऐसा टर्म तो नहीं है जो स्टेटमेंट में आया ही नहीं हो या उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ हो, या तो सब्जेक्ट की जगह डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए या प्रेडिकेट की जगह डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बट यहाँ पर आप अब उस टेबल को याद कीजिए जो मैंने आपको टेबल एक्सप्लेन की थी। यहाँ पर सबसे पहले आप स्टेटमेंट को देखेंगे, ओके। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है आपको वो स्टार्ट हुआ है सम से। तो सम कौन सा वाला होता है, सम का मतलब होता है ये है आपका पर्टिकुलर एफर्मेटिव। तो पर्टिकुलर एफर्मेटिव के लिए जो टेबल मैंने आपको बताई थी, फिक्स रूल है जो आज के लेक्चर में मैंने वेरी फर्स्ट कैटेगरिकल प्रीपोजिशन के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक्सप्लेन किया कि जो पर्टिकुलर एफर्मेटिव होता है उसमें ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना प्रेडिकेट, मतलब दोनों ही टर्म उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, राइट। अभी दूसरा हम यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे, वो किसका है, वो है आपका ऑल गॉड्स आर काउज, मतलब ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव है। तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव के लिए कंडीशन क्या देखी थी, यूनिवर्सल एफर्मेटिव के लिए हमने यहाँ पर टेबल में रीड किया था जो फिक्स रूल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का, कि यूनिवर्सल एफर्मेटिव ओनली सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। तो अभी इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे
कि यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसा तो नहीं आ गया है जो डायरेक्टली, बिकॉज इसका मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पर लेती हूँ, इसका पहले आप रूल देखिए कि नो टर्म, ये सेकंड नंबर का आप स्टेटमेंट रीड कीजिए कि नो टर्म कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन अनलेस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमिसेज। कोई भी ऐसा टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता बिना डिस्ट्रीब्यूट हुए प्रेमिसेज में, मतलब उसको प्रेमिसेज में या तो सब्जेक्ट की जगह या प्रेडिकेट की जगह डिस्ट्रीब्यूट होना ही पड़ेगा। अभी इसमें क्या हुआ है, इसके स्टेटमेंट का एक बार फ्रेमिंग देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। यस, इसका हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सम डॉग्स आर गॉड्स और ऑल गॉड्स आर काउज, आइडेंटिफाई कर लिया आपने। सम वाला है पर्टिकुलर एफर्मेटिव जो ना तो सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना प्रेडिकेट को। दूसरा है आपका यूनिवर्सल एफर्मेटिव जो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ओके, प्रेडिकेट को नहीं करता। अभी कंक्लूजन देखेंगे हम इसमें कि कंक्लूजन इसका आएगा या नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर जो काउ है विच डिस्ट्रीब्यूट द सब्जेक्ट काउ ओनली, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, वो आई टाइप है। आई टाइप का जो रहता है वो ना तो सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना प्रेडिकेट को। स्टेटमेंट 2 है वो है ए टाइप का जो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसने गॉड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कंक्लूजन फर्स्ट देखते हैं। कंक्लूजन जो फर्स्ट है आपका वो ए टाइप है, ऑल से स्टार्ट हुआ है ना, इसका मतलब एक ए टाइप है। ए मतलब यूनिवर्सल एफर्मेटिव वाला है, ओके। ये टाइप का जो प्रीपोजिशन है कंक्लूजन में आया है फर्स्ट वाला, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है काउ को, सिर्फ और सिर्फ वो काउ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उसने लिखा है ऑल काउज आर गॉड्स, मतलब काउ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि यूनिवर्सल एफर्मेटिव ए वाला सिर्फ सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो सब्जेक्ट की जगह काउ है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंक्लूजन में किसका हुआ, काउ का हुआ है। और टर्म काउ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन फर्स्ट। अभी जो काउ है इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिंस ओनली हैव अपीयर्ड इन कंक्लूजन फर्स्ट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस में नहीं हुआ है, इसमें ऊपर किसी भी प्रेमिसेज में नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया उसका भी मैं आपको रीजन बताती हूँ, ठीक है। सो कंक्लूजन फर्स्ट कैन नॉट फॉलो, और सेकंड तो फॉलो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेकंड टाइप ऑफ कंक्लूजन कैसा है, ये पर्टिकुलर एफर्मेटिव है। और पर्टिकुलर एफर्मेटिव वाले सेंटेंस को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ना तो ये सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्टली उस टेबल को फॉलो करेंगे और उसको लर्न करेंगे। सम वाला जो स्टेटमेंट होता है ना तो वो सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना प्रेडिकेट को। अभी इसको एक बार फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो कंक्लूजन फर्स्ट उन्होंने दिया है उसमें जो काउ को है ऑल काउज आर गॉड्स, ये सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ओके। तो इसने ऑल काउज आर गॉड्स से फर्स्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बट काउ का ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप बात करोगे तो फर्स्ट वाला है आपका स्टेटमेंट है पर्टिकुलर एफर्मेटिव, तो पर्टिकुलर एफर्मेटिव तो ना तो सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना प्रेडिकेट को, वहां काउ है भी नहीं वो टर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा है ऑल गॉड्स आर काउज, तो काउ यहाँ पर जो है अगर सब्जेक्ट की जगह होता तो इसका एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता स्टेटमेंट में, तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर लेता। लेकिन क्या हुआ, जो यूनिवर्सल एफर्मेटिव मतलब ए टाइप का है आपका स्टेटमेंट 2, जो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो सब्जेक्ट की जगह गॉड्स है, काउ नहीं है। तो जो काउ वाला जो टर्म है, तो इसकी कंडीशन क्या थी कि कोई भी टर्म डायरेक्टली कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता अनलेस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रेमिसेज, यानी उसको स्टेटमेंट में पहले डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर इसको काउ को कंक्लूजन में सब्जेक्ट की जगह आना था तो पहले इसकी फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए थी, काउ को यहाँ पर प्रेडिकेट की जगह ना आके स्टेटमेंट 2 में भी सब्जेक्ट की जगह आना होता, तो ये आपका कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो हो जाता। बिकॉज यूनिवर्सल एफर्मेटिव सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता ही नहीं है। और काउ का जो यहाँ पर प्लेसमेंट उन्होंने किया है वो प्रेडिकेट की जगह किया है स्टेटमेंट में, सब्जेक्ट की जगह नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। वन मोर एग्जाम्पल ऑल्सो, जो मिडिल टर्म होता है एम, जैसे मैंने ऊपर टर्म की बात की कि कोई भी टर्म विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग इन प्रेमिसेज कांट बी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंक्लूजन, वैसे ये कंडीशन मिडिल टर्म की भी होती है, वो इससे थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए इस एग्जाम्पल को भी मैं आज ही कवर कर लेती हूँ कि जो मिडिल टर्म एम जो है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस इन द प्रेमिसेज, उसको एक बार प्रेमिसेज में डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज द कंक्लूजन कैन नॉट फॉलो।
ओके, फॉर द मिडिल टर्म टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रेमिसेज। अच्छा, मिडिल टर्म को अगर प्रेमिसेज में डिस्ट्रीब्यूट होना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन अप्लाई होंगी वो हम देख लेंगे। इसका 3 रूल है, यहाँ पर हम 3 रूल की बात करते हैं, ठीक है। एम मस्ट बी द सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रेमिसेज, एम मस्ट बी द सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रेमिसेज, मतलब इसका मतलब ये हुआ इफ द प्रेमिसेज इज ऑफ अ ए, अगर ये प्रपोजिशन, हाँ सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटेड ए मतलब इसको कैपिटल ए मानना आप, ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव वाला ए है कि अगर स्टेटमेंट ए टाइप का है तो मिडिल टर्म, एम का मतलब यहाँ पर मिडिल टर्म है, तो अगर ए टाइप का प्रेमिस है, ए टाइप का स्टेटमेंट है, तो मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए हमें उसका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मिडिल टर्म को ए टाइप के प्रपोजिशन में सब्जेक्ट होना पड़ेगा अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है। और कंडीशन क्या है कि कंक्लूजन को विड्रॉ करने के लिए, कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए मिडिल टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। किसमें? प्रेमिसेस, प्रपोजिशन या स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो अगर ए टाइप का स्टेटमेंट है तो उसमें मिडिल टर्म को क्या होना पड़ेगा? सब्जेक्ट होना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्यों होना पड़ेगा? बिकॉज ए टाइप का जो प्रपोजिशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, इतना क्लियर होगा हो। जैसे स्टार्टिंग मैंने टेबल में बताया था आपको कि जो यूनिवर्सल एफर्मेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए आपको उसका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए? सब्जेक्ट की जगह होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं ई टाइप में। तो ई टाइप का जो था यानी कि नो वाला, आप टेबल पर वापस जाके देख सकते हैं, ई इस वीडियो में बैक में जाके देख सकते हैं कि ई वाला जो है वो सब्जेक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है और प्रेडिकेट को। तो मिडिल टर्म की पोजीशन कहीं भी हो सकती है अगर ई टाइप का प्रपोजिशन है, या तो सब्जेक्ट की जगह रहे या प्रेडिकेट की, लेकिन उसको होना जरूर पड़ेगा तभी कंक्लूजन निकलेगा। थर्ड क्या है? अब यूनिवर्सल जो पर्टिकुलर एफर्मेटिव की इसमें बात क्यों नहीं की मैंने? क्योंकि पर्टिकुलर एफर्मेटिव किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, ना सब्जेक्ट को ना प्रेडिकेट को, तो वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म मस्ट बी प्रेडिकेट इन द ओ प्रपोजिशन। अगर प्रपोजिशन पर्टिकुलर नेगेटिव है, जो पर्टिकुलर नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो अगर मिडिल टर्म को आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है तो उसका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए? ओ वाले में, प्रेडिकेट में होना चाहिए, सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए। इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेट्स सी, देखेंगे हम। ऑल फैंस आर वॉचेज, सारे पंखे वॉच है। ओके, ये आपका ए टाइप का है, ए टाइप का है, और ए टाइप किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? सिर्फ सब्जेक्ट को। सेकंड देखते हैं, सम वॉचेज आर ब्लैक। सम वाला है मतलब क्या हुआ? ये पर्टिकुलर एफर्मेटिव है, तो ये तो ऑटोमेटिकली आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये तो किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। सम वाला ना सब्जेक्ट को करता है ना प्रेडिकेट को, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। इसके कंक्लूजन देखते हैं क्या है। ऑल वॉचेज आर फैन, सारे वॉच फैन है। दूसरा कंक्लूजन क्या है? सम फैन आर ब्लैक, सम फैंस आर ब्लैक, कुछ पंखे काले हैं। तो अभी पहले के 2 स्टूडेंट पे हम जब मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं तो पहले मिडिल टर्म देख लेते हैं। मिडिल टर्म क्या होता है? वो टर्म जो दोनों में कॉमन रहता है। ओके, तो इसमें कॉमन टर्म क्या है? आप पहचान सकते हैं, मिडिल टर्म वॉच है। ओके, तो अगर वॉच को एक बार मिडिल टर्म को स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है, तभी कंक्लूजन निकलता है। तो देखते हैं कि मिडिल टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हुआ है क्या? नहीं हुआ है फर्स्ट वाले में, बिकॉज फर्स्ट वाले में सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वॉच मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म को फैन की जगह होना चाहिए था। मतलब इसकी फ्रेमिंग कैसे होनी चाहिए था कि ऑल द वॉचेज आर फैन, फैन को होना चाहिए था ऑब्जेक्ट की जगह, वॉच को होना चाहिए था सब्जेक्ट की जगह। तो कंसीडर्ड होता कि ऑल वाले में मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्योंकि मिडिल टर्म है वॉच, लेकिन वो यहाँ पे प्रेडिकेट की जगह रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, उसको सब्जेक्ट की जगह होना चाहिए था, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। दूसरा क्या है? सम वॉचेज आर ब्लैक, यहाँ पर वॉच रखा है सब्जेक्ट की जगह, लेकिन ये किस टाइप का प्रपोजिशन है? ये आपका है पर्टिकुलर एफर्मेटिव, और पर्टिकुलर एफर्मेटिव ना तो सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना ही प्रेडिकेट को। तो यहाँ पर तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है कि वॉच का प्लेस कहीं भी रहने दो, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अभी हम कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन क्यों नहीं फॉलो हो पा रहा है? क्योंकि मिडिल टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी स्टेटमेंट में नहीं हो पाया। right? In the premises middle term is watch, clearly it is not distributed in the first premise which is an a preposition as it does not form its subject. अगर ये subject की जगह होता तो उसका distribution हो जाता। Also it is not distributed in the second premise which is an I preposition. I preposition मतलब sum वाला है और sum वाला किसी को distribute करता नहीं है। So middle term is not distributed at least once in the premises, एक भी बार किसी भी statement में वो उसका distribution नहीं हो पाया है, इसलिए कोई भी conclusion follow नहीं करेगा।
दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, टेबल को समझें, कनेक्ट करने की कोशिश करें। कुछ भी इसमें टफ नहीं है अगर आप इसको अटेंटिवली रीड करते हैं। बट अगर इसके इतना पढ़ने के बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं इसके लिए फिर अगेन एक अलग टाइप से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो हैव अ नाइस डे। इसको देखेंगे आप लोग, जो न्यू व्यूअर रहेंगे वो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो टाइम पर मिलते रहें। जैसे ही अपलोड होता है आपको सब्सक्रिप्शन करने के बाद में इमीडिएटली पता लग जाता है। And this channel is really going to help you much in many aspects. We are taking the topic that are most important for your upcoming exam. So keep learning.